नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे के दर्द का तमाचा। अरे रमा जी, आज चाय के साथ पालक के पकोड़े बनाकर ले आओ। देखो ना, बहुत अच्छी हवा चल रही है। हल्की हल्की सी सुहानी धूप भी खिली है। मौसम का आनंद लेते हुए साथ बैठकर चाय और पकोड़ों का आनंद लेंगे, जैसे वर्षों पहले पिया करते थे। अजी, चाय तो मैं बना ले आई हूँ, लेकिन आज एक साथ चाय और पकोड़ों का शौक कहाँ से पैदा हो गया। बहुएं सुनेंगी तो क्या बोलेंगी। अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। अरे श्रीमती जी, शायद आप भूल रही हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। इतना तो हक हमारा भी बनता है कि अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सकें। बूढ़े हो गए तो क्या, आखिर हैं तो एक दूसरे के जीवन साथी, एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार। इतना सुनते ही रमा देवी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। लेकिन अगले ही पल छत की चारपाई पर लेटी हुई किशन लाल जी का यह स्वप्न बारिश की तेजी से बरसती बूंदों ने तोड़ दिया। एक ही झटके में वे अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। सोचने लगे, बारिश की बूंदों से कहीं चारपाई और उस पर बिछी हुई चादर गीली न हो जाए। यह सोचकर कपकपाते हाथों से सब कुछ अंदर रखने लगे। लेकिन उन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ थी। धीरे धीरे सब काम करते हुए वे लगभग भीग चुके थे। सोचने लगे कि दो ही जोड़े तो कपड़े हैं मेरे पास। एक जो पहना हुआ है वह तो भीग गया, और दूसरा जोड़ी कपड़े उन्होंने रात को धोकर सूखने डाले थे, वह अब तक सूखे नहीं। किशन लाल जी गीले कपड़े पहने हुए ही लाठी की टेक और लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियां उतर कर नीचे आए। उनका शरीर ठंड लगने के कारण कांप रहा था। उन्होंने देखा कि छोटी बहू रसोई घर में ही बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। बहू को आवाज लगाई, बहू जरा एक कप चाय तो बना दो। बहुत ठंड लग रही है, और मुझे राघव का एक कुर्ता पैजामा भी दे दो, मेरे कपड़े बारिश में गीले हो गए हैं। रामकिशन जी की आवाज सुनकर छोटी बहू रौब भरी आवाज में बोली, बाबूजी, अभी मैं इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद देती हूँ आपको चाय। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा राघव नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुर्सी पर बैठकर बाबूजी इंतजार करने लगे कि बहू मेरे लिए कपड़े लेकर बाहर आती ही होगी। बाहर आई तो मुझे चाय भी बनाकर देगी। लेकिन सुबह के 10 बज गए। अब तक उनके भीगे हुए कपड़े भी सूख चुके थे। लेकिन बहू कमरे से बाहर ही नहीं आई। अपने पोते बंटी के हाथ बहू को चाय बनाने का संदेशा भी भिजवाया। लेकिन फिर बंटी ने आकर बताया, दादाजी, मम्मी अभी फोन पर ही बात कर रही हैं, थोड़ी देर में आकर चाय देगी। लेकिन देखते ही देखते 1 घंटा और बीत गया। बहू अभी तक फोन पर ही चिपकी हुई थी। अपनी माँ के साथ बात करने के चक्कर में बहू रोज चाय को देर कर देती है। अभी 1 वर्ष पहले ही की तो बात थी कि शादी की सालगिरह पर किशन लाल जी और उनकी पत्नी रमा देवी जी एक दूसरे के साथ बिताए समय के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे, और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि भगवान ने उन्हें भरा पूरा परिवार दिया। लेकिन शायद उनकी ख्वाहिशों को खुद की ही नजर लग गई। कुछ ही दिनों बाद रमा देवी को कैंसर नामक बीमारी ने ऐसा घेरा कि कुछ ही दिनों में उनकी जान ही ले ली। किशन लाल जी मन ही मन बड़ा उदास और अकेलापन महसूस कर रहे थे। दुखी मन से सोचने लगे, तुम कहाँ चली गई रमा, मुझे इस कठोर दुनिया में अकेला छोड़कर। सोचते हुए वे रुआसे से हो गए। करीब आधा घंटा और बीतने के बाद जब बहू बाहर आई तो रसोई में चाय चढ़ा दी और कप में चाय भरकर अपने ससुर जी के आगे रख दी। पहली घूंट पीते ही दिल से आवाज आई, हे भगवान, फिर से वही उबला हुआ पानी। कितनी बार बहू को कहा है कि चाय में सौंफ, अदरक या इलायची डाल दिया करें, और ज्यादा कुछ नहीं तो तुलसी के 2 पत्ते ही डाल देती, मेरे मन को भी तृप्ति मिल जाती। लेकिन बहू ने तो जैसे ठान ही रखा था कि कभी मेरे पसंद की चाय मुझे बनाकर देनी ही नहीं। यह भी कोई चाय हुई भला। उबला हुआ पानी और ढेर सारी चीनी और पत्ती, दूध के नाम पर 2 घूंट। कितनी बार कहा है, डायबिटीज का मरीज हूँ तो मीठा थोड़ा कम डाला करो। सुबह का नाश्ता देरी से देती हैं तो कम से कम चाय के समय बिस्कुट या 2 ब्रेड ही दे देती।
पेट को भी कुछ संतुष्टि मिल जाती। लेकिन यहाँ तो सोचते सोचते ही किशन लाल जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वे चाय के साथ आंसू भी पीते जा रहे थे और मन मसोर कर रह गए। सोचने लगे, बहू को कहने का भी क्या फायदा, जवाब तो मालूम है, जैसा भी बन रहा है चुपचाप खा पी लिया करो और राम नाम की माला जपा करो। ज्यादा टोका टाकी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो जो मिल रहा है उससे भी जाते रहेंगे। इसलिए किशन लाल जी के पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। दरअसल किशन लाल जी के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी की मौत के बाद दोनों बेटों ने बिना अपने पिता की सहमति लिए 2 मंजिल घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर के 2 कमरे छोटे बेटे और बहू ने ले लिए और नीचे की मंजिल के 2 कमरों में बड़े बेटे और बहू ने अपना और अपने बच्चों का सामान रख लिया। किशन लाल जी और उनकी पत्नी रमा जी का जो कमरा हुआ करता था उसमें भी बच्चों का सामान रखकर उसे बच्चों का ही कमरा बना दिया गया। बेटे बहुओं द्वारा दलील यह दी गई कि अब माँ जी तो है नहीं और बाबूजी का इतना सामान नहीं है कि एक पूरा कमरा घेर कर बैठे। देखिए बाबूजी, अब आपको इतने बड़े कमरे की क्या आवश्यकता है, छोटा बेटा राघव बोला। तो बड़े बेटे रघुवीर ने भी रजामंदी देते हुए कहा कि बाबूजी, राघव ठीक ही तो कह रहा है कि अकेले बाबूजी तो छोटे कमरे में भी रह सकते हैं। अपनी पत्नी रमा के जाने के बाद से ही दोनों बहुओं की आपस में खुसर पुसर होती देख किशन लाल जी को कुछ ऐसी ही बात का अंदेशा तो पहले से ही लग चुका था। वरना यही दोनों बहुएं होती थी जो एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन अपने ससुर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया था। दोनों बेटों ने किशन लाल जी की चारपाई छत पर बने छोटे से कमरे में रख दी, जो कमरा कम स्टोर रूम ज्यादा प्रतीत होता था। पहले से ही एकाकीपन की मार झेलते हुए किशन लाल जी के अकेलेपन को दोनों बेटों ने अपने इस फैसले से दोगुना कर दिया। बाबूजी गर्मियों में तो खुली छत पर चारपाई पर ही सो जाते थे और सर्दियों में जैसे तैसे छोटे कमरे में लगे पलंग पर रात गुजार लेते। वह छोटा सा कमरा और भी छोटा हो जाता जब बहुएं दिवाली की सफाई करने के उपरांत फालतू का सामान भी वहां पहुंचा देती। उनकी पत्नी को मरे 20 दिन भी नहीं हुए थे कि दोनों बेटे और बहुएं अलग अलग रहने लगे और बाबूजी को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। बेचारे बाबूजी, दोनों बहुओं में बाबूजी की 3 वक्त की रोटी कैसे बांटी जाए, इस सवाल का बड़ा ही अनोखा और नायाब हल निकाला गया कि बाबूजी को 2 वक्त की ही रोटी दी जाएगी। सुबह की चाय और रोटी छोटी बहू के यहाँ से मिलेगी और शाम की चाय और रात के वक्त का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाएगा। छोटी बहू थी कि सुबह का चाय नाश्ता भी उन्हें तरसा तरसा कर देती थी, क्योंकि रोज सुबह सुबह फोन पर छोटी बहू का अपनी माँ के साथ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था। कभी कभी तो किशन लाल जी अपना सब्र खो बैठते और गुस्से में कह देते, बहू मुझे खाना तो सही समय पर दे दिया करो। तो छोटी बहू गुस्से में तिल मिलाकर उन्हें 2 टूक जवाब दे दिया करती। वह अपने ससुर जी की उम्र का लिहाज भी नहीं करती थी। नाश्ता मिलने के बाद जब तक रात का खाना मिलता तब तक किशन लाल जी अधीर हो उठते थे। वृद्धावस्था के कारण ज्यादा भूख लगने की वजह से उनके पेट में बल पड़ने लगते और बड़ी बहू थी कि 2 रोटी से ज्यादा बनाने में भी उसे तकलीफ होने लगती। उस खाने से उनका पेट भी न भरता। शाम के समय भूख से तड़पते हुए सोचने लगे कि बहुओं को कुछ कहता हूँ तो उल्टा 4 बातें मुझे ही सुना देती हैं कि इस उम्र में खाने पर लगाम लगाओ, इस उम्र में इतना खाना अच्छी बात नहीं है, और फिर आप कोई बाहर काम करने थोड़ी ना जाते हैं, इतना खाओगे तो पचाना मुश्किल हो जाएगा, यदि बीमार पड़ गए तो हमसे सेवा ना हो पाएगी, चलते फिरते ही इस दुनिया से चले जाइएगा ताकि हमें कोई परेशानी न हो। हैरानी की बात तो यह थी कि दोनों बहुएं अपने ससुर जी को यह सब बातें उनके दोनों बेटों के सामने भी सुना दिया करती थी। और मजाल है कि पत्नीव्रता बेटे अपनी पत्नियों का विरोध कर दें। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसे तीखे बोल सुनकर किशन लाल जी भरी आंखों के साथ वापस अपने कमरे को लौट जाते।
कमरे में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगते। देख लिया रमा तुमने, तुम्हारे बेटे क्या दिन दिखा रही हैं मुझे। मेरे आत्मसम्मान पर आंच तक न आने देती थी। मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। तुम्हारा साथ था तो जीवन में आने वाली परेशानियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के साथ साथ मेरा जीवन भी बिखर कर रह गया। कोई भी आकर मुझे कुछ भी सुना देता है, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। जैसा खाना तुम्हारी बहुएं मुझे देती हैं, चुप करके खा लेता हूँ। फिर भी ऐसे ताने, अब तो केवल शरीर का ढांचा मात्र हूँ। मेरी जान तो उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम मुझे जुदा हुई थी। मुझे मालूम है मेरी ऐसी हालत देखकर चैन तो तुम भी नहीं पाती होगी। यह कहते कहते किशन लाल जी सिसकियां लेकर रोने लगे। किशन लाल जी सोचने लगे, जब मेरी पेंशन आती है तो दोनों बेटे उस पर लपक पड़ते हैं और आपस में आधी आधी बांट लेते हैं। उन्हें अपने हक का तो पता है रमा, लेकिन फर्ज निभाना नहीं जानते। अभी तो मेरी पेंशन घर में आ रही है, तब जाकर बेटे बहुओं का यह हाल है। अगर पेंशन भी न होती तो यह लोग न जाने मेरा क्या हाल करते। उम्र होने के बावजूद भी रमा ने सारा घर संभाला हुआ था। जब तक मेरी पत्नी घर संभाल रही थी, घर का सारा काम करते हुए भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी। कितना ध्यान रखती थी तुम दोनों बेटों का। किसी बेटे को एक सब्जी पसंद ना होती तो झट से दूसरी बनाकर हाजिर कर देती थी, लेकिन खाली पेट न सोने देती थी अपने बेटों को। शादी से पहले तक तो बेटे भी बहुत मान सम्मान देते थे हमें। अपने बेटों को श्रवण कुमार की संज्ञा देते मैं फूला नहीं समाता था। हमेशा कहता था, देखना श्रीमती जी, हम दोनों तो अपना बुढ़ापा बहुत सुख से काटेंगे। इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं हमने अपने बेटों को। अपने भविष्य के बारे में सुनहरे सपने संजोते थकते न थे दोनों पति पत्नी। उनके बाद दोनों बेटों की शादी हो गई। बहुएं थी जो बड़ी तेज तर्रार लेकिन अपनी सास का पूरा मान करती, या यूं कही कि इज्जत देने का ढोंग करती थी। पूरा घर जो संभाल रखा था उनकी सासू माँ ने। आधे से ज्यादा काम तो किया कराया मिलता था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार खुशहाल था। फिर एक दिन अचानक रमा जी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उन्हें कैंसर की आखिरी स्टेज है। फिर भी डॉक्टर साहब ने दिलासा देते हुए उनकी कुछ दवाइयाँ एक पर्चे पर लिख दी। जब मैं दवाइयाँ लेने के लिए स्टोर पर गया तो पता चला कि वह दवाइयाँ जरूरत से कुछ ज्यादा ही महंगी है, जिसके लिए मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। जब मैंने कुछ पैसे अपने बड़े बेटे से मांगे तो उसने एकदम से जवाब देते हुए कहा, पिताजी, वैसे भी माँ का अब कैंसर का आखिरी स्टेज है, तो पैसे खराब करने का क्या मतलब है। अब इनका इलाज करवाने का कोई फायदा तो है नहीं, तो क्यों पैसे भी बर्बाद करने। आखिर मुझे भी तो अपने बच्चों का भविष्य देखना है। यही हाल कुछ छोटे बेटे राघव का भी था। मेरे समझाने का भी उन पर कोई असर न हुआ। शायद पैसा उन्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यारा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम किया और उनके लिए अगले दिन दवाइयाँ ले आया। लेकिन जब घर पहुंचकर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रमा तो मेरा इंतजार करते करते इस दुनिया से ही विदा हो गई। उनके जाने के बाद तो जैसे मैं लावारिस ही हो गया हूँ। यह लोग तो इतना भी नहीं सोचते कि जब तक जी रहा हूँ 2 रोटी तो खाऊंगा ना। क्यों, मेरी वह 2 रोटी भी इन लोगों को भारी लग रही है। अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ बातें करते करते उनकी कब आंख लग गई पता ही न चला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किशन लाल जी सुबह और शाम के समय पार्क में जा बैठते। वहां हम उम्र लोगों के साथ बैठकर उनका थोड़ा दिल भी बहल जाता था। एक दिन वे और उनके दोस्त जब पार्क में बैठे हुए थे तो वर्मा जी बोले, आज बहू गट्टे की सब्जी बना रही है। क्या बताऊं, गट्टे की सब्जी तो इतनी स्वाद बनाती है कि दिल ही नहीं भरता, पेट भले ही भर जाए। वर्मा जी ने जैसे ही गट्टे की सब्जी का जिक्र किया तो किशन लाल जी की आंखों में चमक आ गई। गट्टे की सब्जी तो मेरी पत्नी रमा जी भी बहुत अच्छी बनाती थी। पत्नी के साथ साथ जिंदगी के सारे स्वाद भी चले गए। अब तो बहुओं को बनाने को कहता हूँ तो कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई।
फिर एकाएक अपने आंसुओं को अपने दिल में समेटकर बात को संभालने का असफल प्रयास करते हुए कहने लगे, वैसे खाना तो मेरी बहुएं भी अच्छा बना लेती हैं। इस पर वर्मा जी बोले, अरे किशनलाल जी, आज तो मेरे साथ मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाएंगे। बहुत मना करने पर भी वर्मा जी नहीं माने और जिद करके किशनलाल जी को खाना खाने के लिए अपने घर ले गए। कुछ दिन बीते तो उनकी बड़ी बहू बाबूजी के कमरे के बाहर आकर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपने तो हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शर्म नहीं आई आपको ऐसा कांड करते हुए? अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटे की इज्जत का ही ख्याल कर लिया होता। आप में शर्म नाम की कोई चीज भी है या नहीं? मोहल्ले भर में नाक कटवा कर रख दी आपने तो हमारी। किशनलाल जी जो हैरानी से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे बोले, लेकिन बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अच्छा, बन तो ऐसे रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं कि आपने क्या किया है। अभी अभी काम वाली बाई बता रही थी कि आप वर्मा जी के यहाँ खाना खाते हैं। बड़ी बहू ने कहा तो उसके सुर में सुर मिलाती हुई छोटी बहू भी बोली, क्या हम आपको खाना नहीं दे रहे थे जो पड़ोसियों के घरों में मुंह मार रहे हैं आजकल? आप जानते भी हैं कि मैं कितने ऊंचे खानदान से हूँ। अगर मेरे मायके में इस बात की भनक भी पड़ गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दुनिया क्या सोचेगी कि बेटे बहू मिलकर भी इन्हें 2 समय की रोटी नहीं खिला सकते। दोनों बहुओं की खरी खोटी बातें सुनकर किशनलाल जी का कलेजा मुंह को आने लगा। उन्हें स्वयं को भी लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अपराध बोध की भावना के कारण वे कुछ बोल न पाए और दुखी दिल के साथ वापस अपने पलंग पर बैठ गए। फिर अगले ही पल सोचने लगे कि यदि मुझे मेरे अपने ही घर में भर पेट खाने को मिलता तो मैं वर्मा जी के घर खाना खाने क्यों जाता? यदि मैंने वर्मा जी के घर 1-2 दिन खाना खाया है तो इस बात का कसूरवार मैं कैसे हो गया? मैं भी भूखा कब तक रहूं? आखिर मेरा भी तो दिल करता है भर पेट स्वादिष्ट खाना खाने का। अगले दिन सुबह किशनलाल जी जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें स्वादिष्ट खाने की महक आने लगी। देखा तो दोनों बहुएं रसोई में एक साथ खाना बना रही थी। एकाएक उन्हें याद आया कि आज तो रमा जी की बरसी है। आज के दिन ही तो रमा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज रमा देवी की पसंद का सारा खाना तैयार किया जा रहा था। भरवा बैंगन की सब्जी, चने का हलवा, पूरी और खीर भी बनाई जा रही थी। दही भल्ले और दाल की कचौरी भी बनाई गई थी। जोरों शोरों से सारी तैयारियां की जा रही थी। रिश्तेदारों और आस पड़ोस वालों को भी बुलावा भेजा गया था। बहू, मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दो। किशनलाल जी ने छोटी बहू को आवाज लगाई। कुछ देर रुक जाइए बाबूजी, अभी बहुत काम है रसोई घर में, कहते हुए छोटी बहू ने उन्हें टाल दिया। किशनलाल जी कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत गए थे लेकिन बहू ने उन्हें चाय तक न दी। भूख से परेशान होकर उन्होंने बड़ी बहू को आवाज लगाई, बड़ी बहू, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, बहुत ज्यादा भूख लगी है। यह सुनकर बड़ी बहू तो जैसे तैयार बैठी थी उन्हें बातें सुनाने को। बाबूजी, ऐसे भी क्या आग लगी है पेट में जो कुछ समय तक रुक नहीं सकते? देख तो रहे हैं कितना काम है हमारे पास। इतना तो सोचिए कि पंडित जी को खिलाने से पहले आप कैसे खाना खा सकते हैं। अरे तो 1 कप चाय ही दे दो, कुछ तो तृप्ति हो जाएगी। किशनलाल जी की यह बात सुनकर बड़ा बेटा जो वहीं पर पंडित जी के लिए आसन लगा रहा था गुस्से में बोला, बाबूजी, आपको समझ नहीं आता कि पहले पंडित जी को खाना दिया जाएगा, उसके बाद कोई और खाना खाएगा। लेकिन बेटा, अभी तो दोनों बहुओं ने अपने बच्चों को खाना खिलाया है और फिर मैं तो केवल चाय ही मांग रहा हूँ। इस पर छोटा बेटा जो अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ी माला को ठीक कर रहा था कहने लगा, बाबूजी, अगर बच्चों ने खाना खा भी लिया तो क्या हो गया? आप हर समय शिकायतें क्यों करते रहते हो? अपमान के घूंट पीते हुए किशनलाल जी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। कुछ देर बाद सभी पंडित खाना खाकर चले गए और सारे मेहमान भी आने लगे थे, लेकिन किशनलाल जी को अभी तक किसी ने खाना नहीं दिया था।
सोचने लगे, हाय रे विधि का विधान, ये कैसा दस्तूर है कि जीते जी तो अपने बुजुर्गों को यह लोग पूछते ही नहीं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। लेकिन मरे हुए व्यक्ति की पसंद की चीज़ें बनाई जा रही हैं और पंडितों को खिलाई जा रही हैं। मन ही मन सोचने लगे कि काश इंसान अपने बुजुर्गों की जीते जी ही सेवा कर पाए। आज उनकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी छोटे बेटे ने आवाज दी और उनके हाथ में खाने की थाली थमा कर कहा, लीजिए, खाना खा लीजिए। जैसे ही वे भोजन का पहला कौर मुंह में डालने लगे तो बेटे ने उनकी आंखों में आंसू देखे। देखते ही कहने लगा, पिताजी, यहाँ सभी मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे सबके सामने आंसू बहाकर तमाशा कर रही हैं। यदि यह सब करना है तो अपने कमरे में जाकर बैठिए। सबके सामने हमारी नाक कटवाने की कोई जरूरत नहीं है। किशन लाल जी के सब्र का बांध अब टूट चुका था। अचानक ही पेट की भूख गायब हो गई और अपने बेटे के हाथ में वापस थाली थमाते हुए जोर से बोले, नहीं चाहिए मुझे यह बेइज्जती भरा खाना। काश मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही चला जाता तो अच्छा होता। ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। किशन लाल जी की यह बातें सुनकर दोनों बेटे और बहुएं उन्हें गुस्से से देख रहे थे। लेकिन आज बाबूजी डर कर बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने कहना शुरू किया, दो बेटे और बहू होने के बावजूद मुझे भर पेट खाना नहीं खिला सकते, और यदि एक दो दिन मैंने अपने दोस्त के घर खाना खा लिया तो उसमें भी तुम्हारी नाक कट गई। इस पर भी जो जली कटी बातें तुम्हारी पत्नियों ने मुझे सुनाई है वह अभी तक मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही है। और मेरा यकीन मानो बेटा, उस दिन वाकई मैं भूख से मरा जा रहा था। यह सुनकर बेटों को एक झटका सा लगा कि उनके होते हुए उनके पिताजी पड़ोसियों के यहाँ खाना खा रहे हैं। बहुओं की तरफ देखते हुए किशन लाल जी बोले, कभी आज तक मेरी पसंद की सब्जी बनाकर खिलाई है मुझे बेटा। मेरा शरीर जरूर बूढ़ा हुआ है लेकिन मन नहीं। आज भी खाने पीने को तरसता हूँ मैं। तुम अपने बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करना चाहती हो, उनकी पसंद का खाना उन्हें खिलाना चाहती हो, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या? बेस्वाद खाना भी ऐसे पकड़ाती हूँ जैसे मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। सुबह उठकर 10 बार चाय मांगता हूँ, तब कहीं जाकर चाय मिलती है मुझे, और वह भी उबले हुए पानी जैसा स्वाद आता है। 3 वक्त की रोटी तो हर एक इंसान की आवश्यकता होती है ना। तुमने उसे भी 2 वक्त की रोटी में बदल दिया ताकि तुम दोनों बहुओं को सहूलियत हो सके। जितना खाना तुम मुझे देते हो उसमें भी मैं भूखा रह जाऊं तो मैं कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ बेटा कि मैं अपनी पूरी पेंशन इस घर में देता हूँ, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा हूँ। और इसके बावजूद इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अपनी माँ की बरसी तो तुमने आज खूब मनाई, लेकिन मेरी एक इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसका मान रखो। मेरे मरने के बाद मेरी बरसी बनाने की या मेरा श्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद वे कुछ न बोल पाए। किशन लाल जी के मुंह से यह सब बातें सुनकर दोनों बेटों और बहुओं की आंखें शर्म से झुक गई। वर्मा जी, जो किशन लाल जी की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे, उनके बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, यही बात तो तुम लोग नहीं समझते कि जीते जी माँ बाप को अच्छा खाना खिलाएं। यदि जीवित व्यक्ति को खिलाकर संतुष्ट नहीं किया तो मरने के बाद उनकी बरसी पर उनका मनपसंद खाना ब्राह्मणों को खिलाने का क्या फायदा। इंसान के मरने के बाद पुण्य तिथि पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने का महत्व तभी है जब जीते जी तुम लोग अपने बुजुर्गों की आत्मा को खुश रख सको। बेटा, एक हो या दो, आखिर फर्ज तो उनका बनता है कि वह अपने पिता के खाने पीने का पूरा ध्यान रखे। अपने बड़े बुजुर्गों की यह बातें किशन लाल जी की दोनों बेटों के दिल को झंझोर रही थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और आंखों में पछतावे के आंसू। अपने द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में सोच सोचकर वे शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। इससे भी ज्यादा यह बात उन्हें खाई जा रही थी कि उनकी लापरवाही के कारण पिताजी को वर्मा जी के यहाँ जाकर भोजन खाना पड़ रहा था। तभी मेहमानों के जाने के बाद दोनों बेटों ने पिताजी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी।
और अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि माँ पिताजी का जो कमरा उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया था उसे खाली करके उसमें पिताजी का सामान वापस रखा जाए। इसके साथ उन्होंने पिताजी के खाने का खास ध्यान रखने के लिए हिदायत भी दी गई। आज किशन लाल जी अपने कमरे में डबल बेड पर बैठे हुए टेलीविज़न देखने का आनंद उठा रहे थे और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।